स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी से संबंधित आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के सेक्शन से, हिंदी व्याकरण के सेक्शन से कहें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण के सेक्शन से हमारा पिछले क्लास में संधि का क्लास आ गया था, तो आज हम दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक होगा समास। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि समास के 6 भेद हैं, तो इस क्लास को मैं 6 भागों में बांट दूंगा। शॉर्ट होगा और कंसाइज होगा, और जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट वाले आप लोगों को बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा और अच्छे से चीज़ों को समझते चलिएगा। ठीक है, आप लोगों को कॉपी पेन रख लेना है। ठीक है, कॉपी पेन रखिए और सारी चीज़ें को नोट करते चलिए ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके और आपको बाद में आपका नोट्स जो है वो आपके काम में आएगा। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई भी साथ साथ हो जाएगी, आपका नोट्स भी बन जाएगा। और एक बार आप तैयार कर लेते हैं तो फिर आगे के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे जहां आपकी हिंदी पूछी जाएगी, तो वहां पे ये सारे नोट्स आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि अमृत के समान उपयोगी होगी। ठीक है, अमृत कलश आपको अपना खुद बनाना है। ठीक है, और उसमें जहाँ तक होगा मैं हेल्प करने का प्रयास करूँगा। तो आइए शुरू करेंगे बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करते हुए, और सबसे पहले समास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को समझ लेंगे। समास कहते किसे हैं? तो जैसा कि आपने पिछले क्लास में हमारा देखा था, संधि के ऊपर मैंने पूरा डिटेल एक ही क्लास में बता दिया था। वो 1.5 घंटे का क्लास हो गया था और लगातार 1.5 घंटे का क्लास देख पाना सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैंने इस बार डिसाइड किया है कि नहीं, समास में जो 6 भेद है तो 6 अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाएगा ताकि छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे और वो आसानी से आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन नोट तो करते चलना पड़ेगा आपको, ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने संधि को समझा था, तो संधि में हम लोगों ने देखा था कि वर्णों का मेल हो रहा था, है ना। संधि में हम लोगों ने देखा कि वर्णों का मेल हो रहा था और वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो रहे थे, है ना। वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो रहे थे, मतलब परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल लिया था, उनमें से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इधर हम महाजोड़ ईश क्या बनता है? महेश, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आकार और दीर्घई ये दोनों मिलकर के एकार का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि परिवर्तित हो गए। यहाँ पे संधि है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है समास का, और समास में क्या होगा? समास में वर्णों का मेल नहीं होगा, शब्दों का मेल होगा। तो समास जो है शब्दों का मेल है। ठीक है, आप देखिए हिंदी में क्या है कि कभी कभी बड़े बड़े शब्द होते हैं या कुछ शब्दों के समूह को हम कंसाइज करके, मतलब संक्षेप करके एक छोटा शब्द बना देते हैं ताकि बड़ी चीज़ों को हम छोटे स्पेस पर और उसको सटीकता से कह सकते हैं कि उसमें खूबसूरती बढ़ा देता है जब हम किसी बड़े शब्द समूह को संक्षेप में कहते हैं, तो है ना। तो इसीलिए समास में ऐसे पद का निर्माण होता है जिनमें 2 या 2 से अधिक पद छुपे होते हैं। ठीक है, तो समास की परिभाषा क्या कहती है? समास की परिभाषा कहती है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदों मतलब शब्द, ठीक है, शब्दों के मेल से बने नए सार्थक समस्त पद को समास कहते हैं, ठीक है। तो ये समास की परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, बिल्कुल ही आसानी से समझते चलेंगे चीज़ों को। ठीक है, अब आपका सवाल होगा कि सर समस्त पद किसे कहते हैं? ठीक है, समस्त पद किसे कहते हैं? तो समस्त पद या इसको सामासिक पद भी कहते हैं। ठीक है, सामासिक पद भी इसको कहते हैं। और कहते किसे हैं? तो समस्त पद में देखिए, समास के नियम से जो अलग अलग शब्दों से 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर के जब एक समस्त पद बनाया जाता है। अब जैसे हम एक उदाहरण लेंगे, राजकन्या। अब इसमें 2 अलग अलग शब्द छुपे हुए हैं, राज और कन्या, यानी कि अगर हम इसका विग्रह करें तो राजा की कन्या या राजा की पुत्री, है ना। समास को अगर हम विग्रह करें तो इसका विग्रह इस प्रकार से होगा, राजा की पुत्री। अब राजा की पुत्री को शॉर्ट में लिखने के लिए राजकन्या लिख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर की का इसका लोप हो गया, की को छुपा दिया गया।
दो अलग अलग शब्द थे, इनको एक कर दिया गया, तो इसको हम समस्त पद कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर होती जानी चाहिए। अब मैंने एक फिर शब्द का उच्चारण किया था समास विग्रह का, तो आपका फिर से सवाल होना चाहिए कि सर समास विग्रह क्या होता है। तो समास के समस्त पद को समस्त पद को उसके अवयवी पदों में विभक्त करना मतलब बांटना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, क्लियर, समास विग्रह कहलाता है, लिख लीजिएगा। तो समस्त पद को जब हम तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी विग्रह किया था राजकन्या का, राजा की कन्या के रूप में, उसी प्रकार से अगर रहेगा दशानन, तो इसका विग्रह हम कैसे करेंगे, 10 हैं आनन जिसके, है ना, इस रूप में करते हैं। 10 हैं आनन जिसके मतलब 10 मुखों वाला। ठीक है, इसको अर्थात में लिखते हैं रावण ब्रैकेट में। तो इस प्रकार से जब हम शब्द किसी समस्त पद को उसके अवयवी पदों में तोड़ते हैं या उसके बारे में बताते हैं कि यह किन शब्दों के समूह से मिलकर के बना हुआ है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, यहाँ समास से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने समझ लिया। आइए अब समझते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, और ये भेद कौन कौन से हैं। पहला भेद लिखिएगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। दूसरा भेद लिखिएगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास, द हुआ संयुक्त है, इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, द्वंद्व समास। तीसरा लिखिएगा, तत्पुरुष समास पहले लिखिएगा, तत्पुरुष समास। चौथा लिखिएगा कर्मधारय, कर्मधारय। पांचवा लिखिएगा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, यहाँ पे शुद्ध लिखना जरूरी है, फिर से गड़बड़ हो रहा है, बहुब्रीहि। और छठा लिखिएगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। ठीक है, ये आपके टोटल 6 समास के भेद हो गए। ठीक है, अब सबसे पहला भेद आज के क्लास में डिस्कस होगा। इसके बाद 5 और वीडियोज आएंगे छोटे छोटे, जिसमें हम समास के भेद और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे, उदाहरण होंगे, उनकी चर्चा कर देंगे। ठीक है, और इन सभी क्लासेस को आप देख लीजिएगा, कम समय भी लगेगा और आप आसानी से चीज़ों को समझ भी जाइएगा। ठीक है, तो पहला हमारा भेद है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। और द्विगु समास कहते किसे हैं, तो जिस समास का प्रथम पद को पूर्व पद भी कहते हैं। ठीक है, पूर्व पद भी कहते हैं, और जो बाद वाला पद होता है उसको उत्तर पद भी कहते हैं। ठीक है, इसको भी समझ के चलिएगा, प्रथम पद को पूर्व पद और बाद वाला जो पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो जिस समास का प्रथम पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक, एकदम छोटा सा आसान सा इसकी परिभाषा है कि जिस समास का प्रथम पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा, वो सभी क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। अब इसमें उदाहरण ले लेते हैं, तो बहुत ही इसके प्रचलित उदाहरण है अठन्नी, चवन्नी, है ना, पंचवटी, चतुर्भुज, ऐसे नहीं लिखाएगा। अब यहाँ पर देखिए,
अठन्नी में 8 है, चवन्नी में 4 है, पंचवटी में 5 है, चतुर्भुज में 4 है। ये जो प्रथम पद हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी संख्यावाचक हैं, संख्यावाचक विशेषण हैं। ठीक, तो जैसे ही आप देखिएगा कि कोई भी समास पद दिया हुआ है और उसका पहला पद क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, संख्या का बोध करा रहा है। ठीक, तो उसको आप किस श्रेणी में रखिएगा? द्विगु समास की श्रेणी में रखिएगा। ठीक है, अब इसमें द्विगु समास का मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ लें। द्विगु समास इस प्रकार से लिखिए और इसका इस तरह से डायग्राम बनाइए। इधर हमारा पूर्व पद होगा, पहला पद, और बाद वाला उत्तर पद। ठीक है, तो बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं और पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं। इसमें याद रखिएगा कि हमारा जो पूर्व पद होगा द्विगु समास में वो अप्रधान होगा, मतलब ये प्रधान नहीं होगा। ठीक है, जबकि उत्तर पद हमारा प्रधान होगा, मुख्य जो है ये उत्तर पद ही होगा। और ये जो अप्रधान पद होगा ये क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण होगा। और ये जो प्रधान पद है ये विशेष्य होगा। क्या होगा? विशेष्य होगा, मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाए। और विशेष्य जो होते हैं वो मुख्य रूप से संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप याद रखिए, द्विगु समास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन उदाहरणों को समझते चलते हैं। ठीक है, अब सीधे सीधे हम उदाहरण लिखेंगे। सप्त सिंधु पूछेगा कि सप्त सिंधु निम्नलिखित में से कौन से समास का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको देखते ही पकड़ लेना है कि ओ आगे में सप्त लगा हुआ है, यानी कि 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, अब यहाँ पर 7 आ गया तो 7 जैसी देखिएगा संख्यावाचक विशेषण है। ये तो संख्यावाचक विशेषण है, तो आप इसको क्या कहिएगा? द्विगु समास। क्लियर है? अब इसके बहुत सारे उदाहरण जो होंगे वो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोपहर, दोपहर, तो पहला शब्द 2 आ गया संख्यावाचक। तीसरा उदाहरण लीजिए त्रिलोक, त्रिलोक मतलब 3 लोकों का समूह, तो त्रि आ गया जैसे ही। ठीक है, उसी प्रकार से लीजिए चौराहा, चौपाया। ठीक है, फटाफट से लिखते चलिए, नोट करते चलिए। नवरात्र है ना, नवरात्रि होती है तो नवरात्र, नवरात्र, नव यानी कि 9 रातों का समूह कह सकते हैं इसको, एक तरह से 9 दिनों का समूह कह सकते, रात्रियों का समूह कहेंगे। ठीक, उसके बाद और बहुत सारे उदाहरण हैं। सप्त ऋषि, ठीक है, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। चलिए और उदाहरण ले लेते हैं कुछ। पंचवटी, पंचवटी तो हमने बताया है, पंचवटी, पंचमढ़ी भी कह सकते हैं, पंचमढ़ी। सप्ताह भी ले लीजिए, सप्ताह 7 दिनों का समूह है ना। त्रिकोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है, पंचभुज, षटभुज, षटकोण, ये सब क्या है? सब द्विगु समास के उदाहरण है ना। तिरंगा, हमारा झंडा जो तिरंगा है यह भी द्विगु समास के अंतर्गत चला जाएगा। तो उम्मीद है कि द्विगु समास का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके दूसरे पार्ट में द्वंद्व समास, फिर उसके अगले पार्ट में तत्पुरुष समास, इसी प्रकार से 6 पार्ट में 6 समास क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिएगा पूरे क्लास में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे हमारा क्लास अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप क्लासेस के बेनिफिट ले सकेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।